अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाखबर सुबह के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपकी सुबह को मजीद बाखबर बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे काजी नदीम इकबाल और आज ब्रेक के बाद हमारे साथ लाहौर से होंगे अशरफ मजीद। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि 312 कंपनियों का सिफर टैक्स, ये कंपनियां 3 साल से खसारे की रिपोर्ट दाखिल कर रही हैं मगर इनके कारोबार में मुसलसल वसअत हो रही है। FBI इस पर खामोश क्यों है, ये तफसीलात जानेंगे हम इकराम होती साहब से। इसके साथ हम बात करेंगे कि पंजाब कंपनी स्कैंडल का एक अहम मुलजिम नैब हेडक्वार्टर में अहम ओहदे पर तैनात होने का इंकशाफ है। ये कौन सा ओहदा है और इस अफसर के खिलाफ नैब लाहौर ने कब तहकीकात का आगाज किया। इसके साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब के अहम तरीन इदारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक और झटका। नैब ने महकमे के जेर इंतजाम जारी 88 तरक्याती मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली हैं। और इसके साथ हम बताएंगे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म इम्तना के बाइस पोली क्लिनिक अस्पताल का तोसी मनसूबा तखीर से दो चार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अस्पताल की इमारत में एमरजेंसी का शोबा मौजूद न होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इस अस्पताल की इमारत में एमरजेंसी के शोबे के लिए कोई जगह ही मौजूद नहीं है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब की साबका हुकूमत के बनाए गए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर की तमीर में घपलों का इंकशाफ हुआ है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की नागुफ्ता बात सूरत हाल, कवानीन की इस्लाह के लिए 5 साल में 138 रिपोर्ट पेश की। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के क्याम का मकसद क्या था और इसके अब तक किस हद तक इंसाफ के शोबे में बेहतरी लाई जा सकी, ये हम जानेंगे इकराम होती साहब से। इसके साथ हम बात करेंगे कि अरबों रुपए सालाना सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी भर्तियां तबाही की बड़ी वजह के तौर पर सामने आ चुकी हैं। मुतलका हुकाम ने अब तक क्या नोटिस लिया और कौन से ऐसे अफसरान हैं जो खिलाफ कानून मुख्तलिफ ओहदों पर बराजुमान है, ये तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की जानिब। होती साहब, 312 कंपनियां, सिफर टैक्स, मगर इनके कारोबार के अंदर मुसलसल वसअत हो रही है। FBI का ऑडिट का महकमा क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए जी, ये तो 312 कंपनियां जो हैं ये तो हमें पता चला है ना, ये हजारों हैं। अच्छा, इनका एक पूरा बैकलॉग है, एक पूरी लाइब्रेरी भर सकती है इन कंपनियों के नामों से और इनके कारनामों से। हुआ ये है कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि FBI लोगों से इनकम टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा है, फिर सेल्स टैक्स भी कम इकट्ठा हो रहा है क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं उन पे निगरानी सही नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स आपको मालूम है कि विद होल्डिंग एजेंट्स के जरिए इकट्ठा होता है। तो सारा बोझ आ जाता है कस्टम और कस्टम्स में कराची, और कराची में से भी घपले हो रहे हैं, जैसे आप खुद रिपोर्ट करते रहे। वहां पे जो विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा होता है, जो वहां पे जो सेल्स टैक्स इकट्ठा होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी होती है, कस्टम्स ड्यूटी इकट्ठी होती है, ये सारा जो है वो सबसे बड़ा सोर्स बन गया। अब उसकी वजह क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहा? सेल्स टैक्स IRS को मिला हुआ है, वो क्यों अपना काम नहीं कर रहा? उसकी वजह है कि ऑडिट सही नहीं है। ऑडिट को क्या करना था? ऑडिट को यह करना था कि अगर कोई कंपनी, चाहे वो गुड्स में हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, यानी कि गुड्स सेल में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या दोनों में हो, उसकी जो स्टॉक एंड ट्रेड जिसे कहते हैं कि ये माल इसके पास कितना है, कितना निकल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग बड़ी बड़ी कंपनियों की जो दरमियाना और बड़ी, इनका रखना था। छोटी के चले ना रखें, वो तो आपसे वैसे भी काम नहीं होता। उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। जब मॉनिटरिंग हुई कुछ अरसा बाद पता चला कि इन्होंने तो सेल्स अपनी गिराना शुरू कर दी हैं, यानी FBI को मुसलसल ये बता रहे हैं कि हमारी सेल्स गिर रही हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। अब ये नाजरीन को बताना जरूरी है कि इसका मॉनिटरिंग का तरीका क्या है। मॉनिटरिंग का तरीका ये है कि अगर सेल्स गिर रही हैं तो स्टॉक एंड ट्रेड को चेक करो कि इनके पास स्टॉक्स कितने हैं और कहां कहां पड़े हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो इनके इनपुट्स को देखो कि इन्होंने कितने रॉ मटेरियल मंगाए, कितनी बिजली खर्च की, ये सारा कुछ चेक करना होता है। ऑडिट ने इस पे आराम से बैठा हुआ है। ऑडिट के जो फील्ड में लोग हैं वो मजे में हैं, वो लोगों को छूट दे रहे हैं। इसमें होता क्या है कि उससे क्या हुआ कि जो हमें मालूम हुआ है कि 312 कंपनियां तो लाजमी ऐसी हैं जिन्होंने 3 साल मुसलसल अपना खसारा शो किया और कहा कि टैक्स नहीं है। अच्छा, उन कंपनियों के साथ इन 312 कंपनियों को हमने क्यों सेलेक्ट किया कि इनमें ऐसी कंपनियां हैं सारी तकरीबन जिन्होंने खसारा भी शो किया और साथ ही नया कारोबार भी खोल लिया। यानी कि
आप ये समझें कि यूटिलिटी स्टोर की आप बात कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर गिर रहा है, अभी आपने कहा। अब वो यूटिलिटी स्टोर की जगह यूटिलिटी स्टोर की जो इंतजामिया है एक नया किस्म का स्टोर खड़ा कर दी गई और पूरे पाकिस्तान में उसकी चेन फैला दे और खुद खसारा शो कर रहा हो। ये है वो सिस्टम जिसको चेक नहीं किया गया। अच्छा, चेक जब करते हैं तो एक काम के लिए करते हैं कि भाई आपने खसारा शो किया, स्टॉक एंड ट्रेड आपके ये हैं, इनपुट्स आपकी ये हैं, आपने बिजली इतनी यूज की है, आपने खसारा किस तरह शो कर दिया। जब ये खसारा तीनों चेक्स के बावजूद शो करते हैं तो पकड़े जाते हैं, फिर इनसे मुकमुका होता है। जब मुकमुका होता है तो जो इनकी नई कंपनियां ये खोलते हैं, नए कारोबारों में पैसा डालते हैं, नए एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग नहीं होती। ये जो 312 कंपनियां हैं ये तो श्योर शॉट, ये हमारे जराए बताते हैं कि ये तो ऐसी हैं कि जिन्होंने नए कारोबार खोले हैं और पीछे 3 साल से खसारा शो करते रहे। अब इसमें एक कानून है जो अभी आपने तज़किरा किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन का। ये अगर 3 साल खसारा शो करें और आगे 2 साल फिर नई कंपनियों की प्रॉफिट शो करना शुरू कर दें या सेल्स शो करना शुरू कर दें या एक्सपोर्ट शो करना शुरू कर दें, तो क्या होता है कि वो पिछला जो है 5 साल पुराना हो जाता है केस। तो 5 साल पुराने केस पे ये कानून है कि आप हाथ नहीं डाल सकते। यूं ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं ये लोग, ऑडिट वाले, उनके फील्ड ऑफिसर्स और पूरा जो ऊपर बंदे बैठे हुए हैं। कल हम FBR गए, हमने एक ही सवाल उठाया कि जो ऊपर बंदे बैठे हुए हैं वो नीचे वालों को चेक क्यों नहीं करते। हमारा एक राउंड चला इस पे। ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले की वजह से ये बताया जाता है, इमरान खान ने अभी ऐलान किया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और अभी अपनी तकरीर में भी कि हम पाकिस्तान का टैक्स डबल कर देंगे। अभी 4000 अरब इकट्ठा हो रहा है, हम 8000 अरब कर रहे हैं। ये आपको सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तानियों को। वो कैसे करेगा? वो इस तरीके से करेगा। ये तरीका है, इनको पकड़ना है। अच्छा, अब जो लोग 5 साल पुराना होता जा रहा है केस और हो गया, उन पे हाथ नहीं डाला गया, तो उससे पहले जो हाथ डाला गया और कागजों में मौजूद है कि ये हाथ डाला गया विद इन द लिमिट्स, उनके केस पहले निकालने चाहिए कि भाई आप तो अब नहीं बच सकते। उन पे बेशक हुकूमत को पुरानी डेट डालकर केस नोटिस दें, लेकिन इनको पकड़ें, क्योंकि वो तो वाज़ेह केस है कि इन्होंने नए कारोबार शुरू किए और पुराने में खसारा दिखाते रहे और टैक्स नहीं जमा कराया। तो साहब, आपके मुताबिक जिस तरह आपने इस स्टोरी पे वर्किंग की है, हमारे सिस्टम में गुंजाइश मौजूद है कि FBR के तमाम शोबाजात अगर भरपूर तरीके से तनदही से काम करें तो कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार रुपए की लीकेजेस मौजूद है, टैक्स पे नहीं हो पा रहा, और अगर ये एफर्ट्स करें तो इसको सिस्टम में फौरी तौर पर शामिल किया जा सकता है। ज्यादा है। मेरी अर्ज सुन ले, मैंने एक ऑडिट के बहुत जबरदस्त ऑफिसर से, जिसको ऑडिट ऐसे पता है जैसे ये पाम, ये हमारी हथेली, उसको मैंने कहा कि अगर ऑडिट सही हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में कितने % टैक्स जमा हो सकता है? कहता है परसेंटेज को छोड़ें, ये 3 गुना हो सकता है, यानी कि 12,000 अरब पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा हो सकता है। और अगर 12,000 अरब टैक्स इकट्ठा हो जाए, इस गिरती हुई मैशत से भी 12,000 इकट्ठा हो सकता है। इसी से 4,000 अरब इकट्ठा कर लिया ना अब FBR ने। बिल्कुल सही। तो हो सकता है वो जो बाकी है उसमें से अगर 10% भी अफसरों की जेब में जा रहा है तो वो कितने अरब है, इसका अंदाजा लगाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तनदही से काम किया जाए और बेज़ाब्तियों का खात्मा किया जाए तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर हजारों अरबों रुपए का इजाफा किया जा सकता है। तो हमने बात की बेज़ाब्ती को खात्मा करने से मुतल्लिक, तो बेज़ाब्ती और करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक कायम इदारा नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में उसके हेडक्वार्टर में एक उसके अहम ओहदे के ऊपर यानी डायरेक्टर HR के ओहदे के ऊपर पंजाब कंपनी स्कैंडल का एक अहम मुल्जिम का तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। होती साहब, पंजाब के अंदर हमने देखा कि 56 कंपनी स्कैंडल का सामने आया। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर इनकलाबी बेहतरियाँ लाने के लिए 56 कंपनियां कायम की और उन कंपनियों ने फिर क्या गुल खिलाए। कहीं साफ पानी पीने की कंपनी कायम की गई, कहीं पर सफाई के नाम के ऊपर कंपनी कायम की गई। ना तो साफ पानी मिला, ना दीगर शोबों के अंदर वो सहूलियात मिली। उन्हीं 56 कंपनीज के अंदर एक और कंपनी थी जिसका नाम था मुल्तान कैटल मैनेजमेंट
कंपनी। इस कंपनी के क्याम का मकसद यही था कि मुल्तान डिवीज़न भर के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो मोशियों की मंडी लगती है उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ इस कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए, मुनज़्ज़म तरीके के साथ ये कारोबार परवान चढ़े। इस मकसद के लिए भी एक कंपनी कायम की गई। और जिस तरह हमने देखा कि जो दीगर कंपनियां थी वहां पर भी अब पहले दिन से ही बेज़ाब्तियों का आगाज हुआ कि उन कंपनियों के सरबराहान का तकर्रुर, उन्हें लाखों रुपए की तनख्वाहें और फिर उनके नीचे भी खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियां और फिर उन कंपनियों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के ज़िया के मामला सामने आए। चूंकि शुरू में तो इनको ऑडिट करने की इजाज़त नहीं थी, बाद में ऑडिट हुए, फिर उनकी बेज़ाब्तियां सामने आई और उसके बाद नैब ने तकरीबन 7-8 माह कबल नैब लाहौर ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन कंपनियों के ऊपर हाथ डाला और तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ। उसी के अंदर नैब ने इन 56 कंपनीज का पहले तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। जब रिकॉर्ड मिल गया तो उसके अंदर एक कंपनी जिसका नाम मुल्तान कैटल मैनेजमेंट कंपनी थी, इस कंपनी की तहकीकात का आगाज हुआ। अब पता चला जो उस वक्त जब नैब ने इन तहकीकात की जानी बढ़ रहा था इन 56 कंपनी स्कैंडल से मुतल्लिक, तो होती साहब इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद जान मलिक साहब, जब उन्होंने देखा कि नैब अब इस जानी बढ़ रहा है, नैब ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं, तो उन्होंने वहां से इंतहाई खामोशी के साथ वहां से अलग हुए और उन्होंने डेपुटेशन के ऊपर अपने आप को नैब हेडक्वार्टर में डायरेक्टर HR के ओहदे पर अपने आप को तैनात करवा लिया। यानी चोरों को पकड़ने वाले महकमे में चोर चला गया और कहां पर? हेडक्वार्टर के अंदर, वहां पर चला गया जहां पे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो करप्शन के खात्मे के लिए दिन रात पुरअज़्म हैं, जहां वो समझते हैं, जो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि करप्शन के खात्मे का आगाज, करप्शन में मुलविस का जो अफसरान अगर मुलविस हैं वो भले नैब के अंदर बैठे हुए सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। और बाहर भी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के ऊपर वो अमल पैरा हैं। उन्हीं के ऑफिस के नजदीक, उन्हीं के बिल्डिंग के अंदर ये साहब मौजूद हैं डेपुटेशन पर तैनात। और थोड़ा सा ये सुन लीजिए, इन्हें लाने वाले कौन थे? इन्हें लाने वाले थे साबिक DG HR शकील मलिक साहब, जिनके खिलाफ नैब में तहकीकात हो रही है। वजारत तिजारत हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल के अंदर उनके मुलविस होने के बहुत से दस्तावेजी सबूत सामने लाए गए। वो खुद वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद मुल्तान कैटल मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनके खिलाफ नैब तहकीकात शुरू करने जा रहा था, जिनके कवायद जमा किए जा रहे थे, उनको भी वहां से बुलाकर हेडक्वार्टर में डेपुटेशन पर तैनात करवा लिया गया। स्टोरी जारी रखिए। क्या ये एक नैब के अंदर भी एक गैंग और माफिया बन गया? वो सब ये चीजें एस्टेब्लिश कर रही हैं, ये लिंक्स आपस कर रहे हैं कि वहां पर अंदर बैठे लोग भी बाअसर मुल्जमान को प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके के साथ अपना रोल प्ले करते हैं। जब वजारत तिजारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल खुला तो शकील मलिक साहब तो खामोशी के साथ फेडरल गवर्नमेंट में वापस चले गए, लेकिन उसके बाद फिर ये DG डायरेक्टर HR अहमद जान मलिक साहब अपने ओहदे पर बदस्तूर मौजूद रहे। सिर्फ यही नहीं, नैब ने जहां पर मजीद दस्तावेजात हासिल कर ली पंजाब हुकूमत से, नैब को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी इस कंपनी से मुतल्लिक मौसूल हुई, जिसके अंदर पता चला कि अहमद जान मलिक की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्तान कैटल मैनेजमेंट कंपनी भी खिलाफ कानून थी, खिलाफ ज़ाब्ता थी। उसके अंदर भी बदनीति जाहिर हो गई, पकड़ी गई। वो किस तरीके के साथ? वहां पर जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का अमल शुरू हुआ, एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस हुआ, मुख्तलिफ अहल उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। उसके अंदर अहमद जान मलिक साहब की बजाय एक और उम्मीदवार जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिन्हें क्वालिफाई किया गया कि वो उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। लेकिन उन्होंने जब साबित हो गया कि अहमद जान मलिक साहब को कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने लाजमी ही तो इस ओहदे पर बराजुमान होना है, फिर वो पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया गया। दोबारा से एडवर्टीजमेंट की गई और फिर अहमद जान मलिक का तकर्रुर किया गया और फिर मसूफ ने वहां पर उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव तौर के ऊपर रहते हुए क्या फिर गुल खिलाए, उसकी पूरी तफसील इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताई गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर उन्होंने 108 मिलियन रुपए खर्च किए, यानी 10 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर, जबकि उनको ये इख्तियार नहीं था इतनी खतीर रकम के इस्तेमाल करने का। उसके साथ GM ऑपरेशन कब्जा माफिया के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर इस कंपनी के क्याम का मकसद ये था कि आप मुल्तान डिवीजन के अंदर तमाम इजलात जो मुल्क का इजलात है वहां पर ऑर्गेनाइज तरीके के साथ इस कंपनी के मातहत आप वहां मवेशी मंडियां कायम करें। इन्होंने वो मवेशी मंडियां कायम करने की बजाय मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां पहले से कब्जा माफिया मवेशी मंडी कायम करता था, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट करके मवेशी मंडियां बनाई और उनको ये इख्तियार दिया कि जो मुख्तलिफ हजरात अपने जानवर लेके आते हैं फरोख्त करने के लिए, उनसे आप मनपसंद फीस लें, मनपसंद पैसे वसूल करें, अपने पास रखें और उसमें से कुछ बच जाए जो हमारा इसे वो हम तक भी पहुंचा दे। और उनसे मतलब है कि भत्ताखोरी को एक कानूनी शक्ल दे दी गई वहां पर इस कंपनी के जरिए से। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं कि वहां पर कब्जा माफिया से जान छुड़वाने की बजाय
उनके तसल्लुत में कायम जो कंपनियां थी, जो मवेशी मंडियां थी, वो खत्म करवाने के बजाय उन्हीं को उनके हवाले मजीद मवेशी मंडियां कर दी गई। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट रूल्स 2003 की खिलाफ वर्जी करते हुए ओपन टेंडर दिए बगैर जमीन की लीज के मुआहदे किए गए। ये इनके इख्तियार में नहीं आता था, ये सब कुछ काम नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि सरकारी दौरे के नाम के ऊपर अहमद जान मलिक साहब वहां पे अपने रिकॉर्ड में मेंशन करते रहे कि मैं मुख्तलिफ जिला के सरकारी दौरे पे जा रहा हूं मवेशी मंडियों के हवाले से। लाखों रुपए का पेट्रोल उन्होंने हासिल किया, जबकि उन्होंने वो दौरे नहीं किए, बल्कि ये सिर्फ उन्होंने कागजों के अंदर लिखा कि ये दौरे हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की मद में भी लाखों रुपए उन्होंने वसूल किए। इसी तरह मुल्तान में मवेशी मंडी के लिए 10 एकड़ जमीन की लीज का एग्रीमेंट साइन किया, मगर वहां पर को 10 जो जिस कंपनी के साथ, जिन शख्सियात के साथ ये मुआहदा किया, उनके पास ये 10 एकड़ जमीन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। यानी कि बहुत सी संगीन बेज़ाब्तियां वहां पर सामने आई। नैब ने तहकीकात का आगाज किया तो मसूफ बजाय इसके कि अपने उस ओहदे से सस्पेंड होते, OSD बनाए जाते, नैब की तहकीकात का सामना करते। वो नैब हेडक्वार्टर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जिस इमारत में क्याम पजीर हैं, जहां पर वो बैठते हैं, जहां पर बैठ के वो करप्शन के खिलाफ एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग चेयर करते हैं, ये साहब भी एक गुज़श्ता 1 साल से वहीं पर मौजूद रहे हैं। जब हमारे इलाके में ये मामला आया तो DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद साहब से राब्ता किया। सलीम शहजाद साहब वो ऑफिसर हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर इन अरबों रुपए स्कैंडल की जो मुख्तलिफ कंपनी से तहकीकात का आगाज किया। तमाम तर दबाव को बलाए ताक रखते हुए उन्होंने तहकीकात को इस सतह तक पहुंचाया। जब उनसे मैंने बात की, उन्होंने वक्त मांगा कि भट्टी साहब 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको तमाम तर तफसीलात जानने के बाद अपडेट दूंगा। पता चला कि नैब लाहौर के अंदर भी कुछ अफसरान मौजूद थे जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड हासिल करने के बावजूद डायरेक्टर HR जो पूरे नैब मुल्क भर के नैब के अफसरान की मामलात को रन कर रहा था, वहां पर मौजूद अफसरान ने भी इस खौफ से कि हमारा HR का रिकॉर्ड इनके पास है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा न करें, किसी ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इनका नाम इंक्वायरी में शामिल नहीं किया था। DG नैब के इल्म में जब ये बात आई, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया कि मुल्तान कैटल मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इनका नाम कैसे शामिल में नहीं है। उन्होंने सलीम शहजाद साहब ने हमें इस बात की तस्दीक की है। डायरेक्टर डेपुटेशन पर नैब हेडक्वार्टर में तैनात डायरेक्टर HR अहमद जान मलिक के खिलाफ कंपनी स्कैंडल के अंदर मुबैना तौर पर मुलविस होने के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि हम तर्जुमान नैब आसिम अली नवाजी साहब से जानेंगे कि अगर जब उनके खिलाफ इंक्वायरी मंजूर हो चुकी है, वो छुट्टियों पर तो चले गए, लेकिन उनकी डेपुटेशन पर मौजूद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म क्यों नहीं किया गया। वो एक नैब लाहौर का मुलजिम नैब के मुल्क भर के तमाम अफसरान के बैठे HR के वहां बैठ कर के मामला चला रहे हैं। ये उनसे हम सवाल करेंगे आइंदा चंद दिनों में और इसको परसू करेंगे। और वो मैं पहले ये नवाज़िश साहब के बारे में बता दूं कि मैं कई टेलीफोन इनको कर चुका हूं, ये टेलीफोन नहीं उठाते। मैं SMS करता हूं, इकराम होती नहीं उठाते। अभी मुझे 2 सवालों के जवाब दे दें जल्दी जल्दी। नंबर 1, ये जो बंदा है ये कोई पता चला कि किस ओहदे पे यहां बैठा था? नंबर 1। नंबर 2, जो पंजाब डेयरी एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, क्या ये मॉनिटरिंग करता है कैटल मैनेजमेंट कंपनी की कि नहीं? राइट, ये सब जो मॉनिटरिंग की बात है, शिवाशी साहब ने फॉर्मेशन ऐसे की थी कि कोई इन कंपनीज की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता था। और ये साहब नैब हेडक्वार्टर में डायरेक्टर HR के ओहदे पर तैनात है। इसकी मजीद तफसीलात आने वाले दिनों में अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगली स्टोरी की जानिए बढ़ते हैं और काजी नदीम इकबाल साहब से जानेंगे। काजी साहब, हुकूमत पंजाब के अहम तरीन इदारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक और झटका लगा है कि नैब ने इस महकमे के जेर इंतजाम 88 तरक्याती मनसूबों का रिकॉर्ड मांग दिया है। रिकॉर्ड मांगने की वजूहात क्या हैं और किस मामलात की करप्शन की निशानदही हुई जिसकी नैब तहकीकात करने जा रहा है? देखें भट्टी साहब, जो नैब की तहकीकात हैं वो तो कई अरसे से जारी हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि जो हमारे अफसरान हैं वो एक चीज़ मांगते हैं तो 6 छुपा लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि नैब को 56 कंपनी का रिकॉर्ड तो दे दिया, लेकिन जो अथॉरिटियाँ बनाई उनका नाम तक नहीं बताया। जिसके बाद अथॉरिटियाँ सामने आई, फिर हमने कहा कि यूनिट्स बनाए हैं, यूनिट्स का रिकॉर्ड है, यूनिट्स रिकॉर्ड आ गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पंजाब हुकूमत के जितने भी महकमे हैं, सूबाई महकमे हैं, खुद मुख्तार महकमे हैं या ज़िले महकमे हैं, इन सब को जो फ़ंड जारी होता है वो PND की एडवाइस पे जारी होता है। और PND की एडवाइस जो है वो PTWP के इजलास में तय होता है और तय होने के बाद वहाँ से महकमा खजाना को कहा जाता है जारी करें। सबसे अहम बात यह है कि PND महकमे के तहत भी 88 तरक्याती काम जारी हैं, उनके बारे में किसी ने आज तक पूछा ही नहीं था। ये रिसेंटली PKLA के लिए जब उन्होंने PND का दौरा किया, एक फ्रांसिक टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की हदायत पर बनाई गई थी, तो उनके लोगों को पता लगा और नैब के लोगों को पता लगा कि PND आज खुद भी अपने तहत कई काम करवा रहा है
और ऐसे काम भी हैं जिसमें फॉरेन एड भी शामिल है। फिर उनके कान खड़े हुए, उन्होंने फिर एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी P&D इफ्तिखार साहू साहब को कि जनाब मेहरबानी फरमाएं अपनी चारपाई के नीचे भी देखें और हमें बताएं आप अपनी छतर छाया में क्या कर रहे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, स्किल्स डेवलपमेंट फंड और अर्बन यूनिट, ये 3 ऐसे बड़े काम हैं जिनके ऊपर नैब को फोकस सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब किया। अब हालात ये हैं कि P&D के तहत टोटल 28 स्कीमें पहले से जारी हैं और 57 नई स्कीमें शुरू की गई हैं और इन सब का जो बजट है वो अरबों रुपए में है। और सबसे अहम बात, इन स्कीमों में सबसे ज़्यादा स्कीमें जो जारी हैं वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में जारी हैं। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को फोकस किया हुआ है पिछले 5-7 सालों से, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी क्या वजूहत है, उसके पसे पर्दा क्या मोहरक़ात हैं? चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़्यादातर मंसूबे क्या इसके क्या हैं? देखें, वहाँ पे सबसे बड़ा मंसूबा तो है पानी लाने का, दूर दराज के एरियों से पानी लाने के लिए, मवेशियों को स्टोरेज करने के लिए। नंबर 2, वहाँ पे जो आबादी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये मुख्तलिफ वालों से हादी साहब प्रोग्राम है, जो कि पहले 4 तरक्याती मंसूबे पहले हैं और 45 नए शुरू किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें फॉरेन एड भी शामिल है, जो कि आपने खुद खर्च करनी है, बचाए इसके कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए बंदे रखे जाएं, आप ये करते हैं कि अपने बंदों को नवाजने के लिए, साबिक ब्यूरोक्रेट की औलादों को नवाजने के लिए, जो कि रिसेंटली MA पास करते हैं बच्चे, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, डिग्री रिसेंटली आई है, आप उनको लाखों रुपये तनख्वाहों की मद में यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट भर्ती कर लेते हैं। यही वजह है कि नैब ने इनसे तफसीलात मांगी हैं 2 प्लेटफार्मों की सूरत में। जो अदारे मदद दे रहे हैं, जो अदारे एड दे रहे हैं इन मंसूबों के लिए, तो क्या वो भी नहीं पूछते कि भाई ये मंसूबे कैसे चला रहे हो और हमारे पैसे कैसे वापस करोगे? नहीं, देखिए बट साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात किस्मी पंजाब में तो ये है जो देखने में आई है कि हम जो फॉरेन एड लेते हैं वो उसके वाले से हम जो MOU साइन करते हैं, हम MOU साइन करते वक्त उनको भी नवाज देते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि हम ये काम खुद करेंगे और पैसे वापस करेंगे। हम उनके 5-7 बंदे हर प्रोजेक्ट में खुद रख लेते हैं कि आपका बंदा इस बात में भी रखा जाएगा, इसमें भी रखा जाएगा। जब उनके बंदे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी नहीं पूछते और ये भी बताना पसंद नहीं फरमाते। और यही वजह है कि मिली भगत की वजह से जो कौमी सरमाया है वो लूटा जा रहा है और कई सालों से ये सिलसिला जारी है। अब नैब ने इनसे 2 प्लेटफार्मों में तफसीलात मांगी हैं। एक तफसीलात तो वो हैं जो सरकारी महकमों से रिलेटेड है। उनका जी इन 88 प्रोजेक्ट्स में जो सरकारी अफसर डेपुटेशन पर आए हैं उनकी तनख्वाह क्या है, वो अपने महकमे से पहले कितनी तनख्वाह लेते थे, उनकी स्किल्स क्या है, और ये बताया जाए कि उनको लाने का तरीकाकार क्या था। और सबसे अहम बात जो है वो दूसरा प्लेटफार्म है जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई जिन लोगों को आपने यहाँ पे कंसल्टेंट के अलावा दीगर शोबों में भर्ती कर लिया है, उनको अहम असामियाँ दी हैं, उनके बारे में बताया उनकी काबिलियत क्या है, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, क्या वो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मंसूबे के लिए फ़िट थे, अगर फ़िट थे तो उनकी कितनी तनख्वाह, अगर फिट नहीं थे तो इतनी तनख्वाह क्यों रखी गई है। हालांकि नैब को इस महकमे को पहले फोकस करना चाहिए था। बिल्कुल सही काजी नदीम इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस मामले का जायजा लेना चाहिए, किस तरीके के साथ तनख्वाहें इस कदर ज्यादा रखी गई और स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स और उनके बच्चों को नवाजने का ना थमने वाला सिलसिला ही है जिसकी वजह से मुल्क की मुख्तलिफ इदारों में और मौशियत के अंदर खराबियों का सिलसिला भी नहीं रुक पा रहा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक शहरी की दरखास्त के ऊपर हुक्म इम्तनाअ जारी किया गया, जिसके बाद पोली क्लिनिक अस्पताल के तोसी मंसूबे के ऊपर अब काम शुरू नहीं हो सका। होती साहब, हम बात करते हैं कि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की और पिम्स हॉस्पिटल की, हम देखते हैं जब कभी हमें वहाँ जाने का मौका मिला बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता है। जब 1966 के अंदर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल तामीर हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि आबादी में किस कदर इजाफा हुआ, लेकिन उसकी एक छोटी सी इमारत थी, उसके बैक साइड के ऊपर एक अर्जेंटीना पार्क है। प्लान ये था कि यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर इसका एक जो तोसी मंसूबा है वो बनना चाहिए, लेकिन ये किसी शहरी ने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किया, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, वजारत कैट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर पूरा एक प्लान बना चुके थे कि इस मंसूबे की एक्सटेंशन होनी है,
फंड्स एलोकेशन हो चुकी थी, लेकिन अब जो तमीराती काम का आगाज होना था और उस सिलसिले के अंदर पेशरफ ना हो सकी चूंकि स्टे ऑर्डर आ चुका है। अब वो वहां पर पार की वजह से एक शहरी ने स्टे ऑर्डर हासिल किया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इस मंसूबे को देख रहे थे और उन्हें हमने देखा कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल के अंदर कुछ बेहतरी आई, उनके एक्शन की वजह से, उनकी हिदायत की वजह से, उनके इकदाम की वजह से वहां पर काफ़ी बेहतरी आई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने पॉलीक्लिनिक अस्पताल का दौरा भी किया, मुख्तलिफ शुबों का उन्होंने विजिट किया और उन्होंने इंतजामियों को मजीद जो सहूलियात हैं वो बेहतर बनाने की हिदायत की। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कि उस अस्पताल का तोसी मंसूबा शुरू होने है, वहां पर अस्पताल के पास जगह नहीं है और सूरत हाल ये है कि वाहिद शायद पाकिस्तान का या दुनिया का हॉस्पिटल होगा जिसके अंदर, इस हॉस्पिटल की इमारत के अंदर इमरजेंसी का शोबा मौजूद नहीं होती साहब। पॉलीक्लिनिक के अंदर जगह तंग होने की वजह से उन्होंने पॉलीक्लिनिक्स के सामने एक रोड है, उस रोड के दूसरी तरफ एक सरकारी घर हासिल कर रखा है अस्पताल इंतजामिया ने और उस घर के अंदर इमरजेंसी कायम की गई है। अस्पताल की इमारत के अंदर जब इमरजेंसी होती है, कोई मरीज वहां पर पहुंचते हैं इमरजेंसी की हालत में, तो बहुत से मरीजों को आपको इमरजेंसी के बाद किसी वार्ड में मुंतकिल करना पड़ता है। तो जो अब पॉलीक्लिनिक इमरजेंसी में जो मरीज पहुंचेगा उसको हॉस्पिटल के इमारत के अंदर इमरजेंसी वार्ड न होने की वजह से फिर उसको स्ट्रेचर के ऊपर बहुत तकलीफ से सूरत हाल के अंदर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बड़ी और भी मरीजों को बहुत सी शिकायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ टेस्ट उस तरफ से होने हैं, फिर दोबारा उनको इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो वहां पर जगह की किल्लत है। तोसी मंसूबे का आगाज होना था लेकिन अब नहीं हो पा रहा चूंकि हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को सुनकर जल्द से जल्द अपना फैसला देना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले को देखना चाहिए कि जहां पर वो वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से मुसलसल फोकस कर रहे हैं। और कल एक पिम्स के हवाले से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हेयरिंग भी है, तो पॉलीक्लिनिक के मामले के ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इसका तोसी मंसूबा क्यों तखीर से दो चार हो चुका है और जो हुक्म इम्तना हासिल किया गया है क्या उसकी रोशनी के अंदर जो जिस बुनियाद के ऊपर वो दिया गया है कि अब इसका तोसी मंसूबा शुरू नहीं होगा, जगह की पहले ही किल्लत है, पुरानी इमारत के अंदर आप कोई नया शोबा कायम नहीं कर सकते। उसके साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैड के अंदर यह मामला आया कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल के अंदर वहां पर इंतजामिया मुसलसल वहां पर ये रोना रोती रही है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। उस वसाइल की कमी की बुनियाद के ऊपर वहां पर जो ऑपरेशन करते हैं उसके लिए जो सर्जिकल आलात इस्तेमाल होते हैं उनको इंतहाई गैर महफूज तरीके की वजह से गैर महफूज तरीके से स्टेरिलाइज करते हैं। उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जो आलमी मेयार के मुताबिक स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं किया जाता। कमेटी ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा वसाइल के अंदर भी बहुत से बेहतर इकदाम कर सकते हैं। अवाम की मरीजों की सेहत के पेश नजर रखते हुए आप इन मसाइल को दूर करें और हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करवाने के हवाले से भी अपना रोल प्ले करें। इसके साथ आप अपना पॉइंट ऐड कीजिए, फिर इसके दूसरी स्टोरी का पार्ट है जो कि पिम्स से मुताल्लिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं इस कमेटी में मौजूद था राइट जब ये हुई, उसमें जो बेसिक पॉइंट निकल के सामने आया है वो उसके दो हिस्से हैं। एक, जो इनके पास बजट है उसमें ये मैनेज कर सकते थे पिछले 8-10 सालों में, बिल्कुल इन्होंने एक्सटेंशन नहीं की। राइट। दूसरा, सीडीए से ये राब्ता नहीं कर रहे कि भाई ये अस्पताल या तो शिफ्ट किया जाए किसी बड़ी जगह पर क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, या फिर इनको कोई लीज पे जगह दी जाए जहां पे ये अपना काम करें। बिल्कुल सही, ये कर नहीं रहे। बिल्कुल सही। तो देखते हैं आप इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। उसके बाद होते साहब हमने पिम्स अस्पताल के हवाले से हमेशा बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले का नोटिस लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद वहां बहुत बेहतरी आई। इसके साथ साथ वफाकी मोहसिब को बहुत सी शिकायत मौसूल होती थी कि पिम्स के अंदर गुज़श्ता 10 सालों के अंदर पिम्स तबाह हालत से दो चार हो चुके हैं, आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर नहीं आ पा रही। हमें एक खत मौसूल हुआ जो कि वफाकी मोहसिब की जानिब से लिखा गया है। इन्होंने एक कमेटी कायम की थी और पिम्स इंतजामिया को उन्होंने सिफारिशात दी थी कि इलाज मुआवजे के लिए, तिब्बी सहूलियात के लिए इन सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद किया जाए। 7 अगस्त को एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी मोहसिब, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैड, एडवाइजर टू सेक्रेटरी कमेटी, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और इस लेटर के अंदर वफाकी मोहसिब की जानिब से पिम्स इंतजामिया की काविशों को और इस कमेटी की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर अमल दरामद को सराहा गया है। बहुत अप्रिशिएट किया गया है कि इस कमेटी की जो सिफारिशात थी उसके नतीजे के अंदर पिम्स अस्पताल के अंदर इंतहाई कलील अरसे के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर हुई हैं। उन्होंने अपने इस खत के अंदर, वफाकी मोहसिब ने अपने खत के अंदर पिम्स को लीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया है। और इसके साथ सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमने सिफारिशात दी थी उसके ऊपर आपने अमल दरामद किया है। अब पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यह कहा गया कि वो स्टाफ, वो ऑफिसर जिन्होंने पिम्स को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए अपना किरदार अदा किया है उनके नाम दिए जाएं। वफाकी मोहसिब ने यह ऐलान किया है
कि पिम्स अस्पताल को दोबारा से बहाल करने के लिए और उसको बेहतरीन बुनियादों के ऊपर दोबारा इस्तवार करने के लिए जिन अफसरान ने किरदार अदा किया है उन्हें इनाम भी दिया जाएगा और अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा इकदाम है वफाकी मौसिफ की जानिब से। अफसरान के उनकी हौसला अफजाई होगी और बाकी लोगों को भी बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। अशरफ मजीद साहब से हम जानेंगे कि पंजाब की साबका हुकूमत के बनाए गए मोटर व्हीकल एंड इंस्पेक्शन सेंटर की तमीर में घपलों का इंकशाफ हुआ है। अशरफ मजीद साहब बताइएगा किस तरीके के साथ ये घपले किए गए हैं और किसने अब इन घपलों की निशानदेही की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब ये मंसूबा शुरू किया गया था ये बग़ैर सोचे समझे और इसको जब शुरू करने लगे थे तो इसको इतनी तेज़ी के साथ अपने एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट बनाया गया जो तकरीबन आज से 6 साल पहले बनाया। वो प्लानिंग यूनिट 3 साल इस गैर मुल्की कंपनी जो है ओपस उसके साथ मुज़ाकरात करती रही और जब इनको ये पता चला कि साबका पंजाब गवर्नमेंट इस यूनिट को बंद कर देगी, लिहाजा इन्होंने जल्दबाजी में एक गैर मुल्की कंपनी के साथ एक ऐसा मुआहदा कर लिया कि जिसके तहत इनको पंजाब के तमाम अज़ला में करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की सरकारी अराज़ी अलॉट कर दी गई। और ये सरकारी अराज़ी अलॉट करने के साथ साथ ये मुआहदा था कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट की मद में जितने पैसे आएंगे उसमें से एक हिस्सा जो है पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सरकारी ख़जाने में पिछले 2 साल से ये मंसूबा शुरू किया गया और सरकारी ख़जाने में 1 रुपया जमा नहीं करवाया गया। जिस तरह होती साहब ने पहले बात की थी कि खसारा शो कर दिया जाता है, तो इसी तरह इस कंपनी ने भी खसारा शो किया और अब तक 1 रुपया जमा नहीं करवाया गया। और आखिरी 2 माह जब इनको पता था कि साबका हुकूमत जाने वाली है और साबका हुकूमत जाने से पहले इनकी कोशिश थी कि पहले ये लाहौर और शेखुपुरा में शुरू हुआ था ये मंसूबा, अब इनकी कोशिश थी कि कुछ दूसरे ज़िला में शुरू कर लिया जाए और ये अब जो है पिछले 2 माह के दौरान इन्होंने 4 से 5 ज़िला में इसको शुरू भी कर लिया। लेकिन ये उस वक़्त ये चूँकि ये मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया गया था तो ये हाफजाबाद वाला वाक़या हो गया। ये हालिया जो बारिशें हुई हैं पीछे, उन बारिशों की वजह से ये जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो हाफजाबाद की हैं वो खातून हैं, वो गई हैं वहाँ पे सेंटर में। जब उन्होंने सेंटर को देखा तो वहाँ पे जो फ़र्श था वो फट चुका था, दीवारें जो हैं वो दरारें पड़ चुकी थी। अभी ये सेंटर तैयार हुआ था, उन्होंने फिर फौरी तौर पे महकमा एंटी करप्शन से रब्ता किया है, महकमा एंटी करप्शन को मरासला जारी किया कि इसकी वो तहकीकात करवाएं और ये मटीरियल जो इस्तेमाल हुआ है ये इंतहाई नाकस है, इससे इंसानी जानें भी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे शहरियों ने आना है। और ये सबसे बड़ी इसमें अहम बात ये है कि जो ये सरकारी ज़मीन जिस कंपनी को ये अलाट की गई है वो ये फिटनेस सर्टिफिकेट की मद में पहले पंजाब गवर्नमेंट को सालाना 15 से 20 करोड़ रुपया आमदन होती थी। जब से ये मंसूबा शुरू हुआ 1 रुपये की आमदन नहीं है बल्कि नुकसान में जा रहे हैं, बल्कि अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन भी इनको दे दी गई है। लिहाजा ये अब उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट के जो अशरफ साहब ये बताइए कि ये जो है आप जो बता रहे हैं ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले जो अदारा बनाया गया है इसमें 2 चीज़ें तो लाजमी हैं। एक तो वो मशीनरी है जिस पे फिटनेस मालूम करनी होती है, दूसरा ये है कि उसके साथ टेक्नीशियन होते हैं। ये जो मशीनरी है ये मंगवाने का इख्तियार किसको है और जो टेक्नीशियन जो है एम्प्लॉय करने उसके लिए वो भर्ती करने का इख्तियार किसके पास है? देखिए यहाँ पे जो मशीनरी है वो जो स्वीडन कंपनी है ओपस उसको ही उसी ने मंगवाई है, उन्हीं के साथ ये मुआहदा था। लेकिन जो यहाँ पे जो इंजीनियर्स जो टेक्नीशियन जो रखे गए हैं वो सारे वही लोग हैं जो यहाँ पे थे। जो सूरत हाल हमने देखी है वो ये है कि जितने भी यहाँ पे इस कंपनी में मुलाजमीन हैं सारे पाकिस्तानी हैं, सारे वो ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और जो लोग इन्होंने थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में रखे जा सकते थे वो रख लिए हैं, ना उनको किसी चीज़ का पता, सिर्फ इन्होंने महीना 2 महीने की उनको ट्रेनिंग दी, उसको वहाँ पे बिठा दिया। लिहाजा अभी जो हमने सूरत हाल देखी है
जितने भी ट्रेनर हैं यहाँ पे वो सारे इनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीछे जो है सेक्रेटरी जो पीटी हैं प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चौधरी इकबाल साहब, उन्होंने इस जो सेंटर का जो लाहौर में, ग्रीन टाउन में और काला शाकू में उसका सर्वे किया था, तो वहाँ पे करप्शन पकड़ी गई, वहाँ पे गाड़ियों को बगैर देखे पास किया जा रहा है जिस मकसद के लिए। जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस पर कड़ी नजर रखिएगा और मुझे लगता है इस मामले को भी बहुत बड़ा मामला है, इस मामले बहुत बड़ा मामला, जो कि बहुत अहम इदारा है और इसकी जिम्मेदारी बहुत अहम है, तो इसकी जिससे अहम जिम्मेदारी अदा करनी हो पहले करप्शन से दो चार हो गए, तो नैब को आई थिंक इस मामले को देखना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। होती साहब, इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए और इंसाफ के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए कायम लॉ एंड जस्टिस कमीशन की नागुफ्ताबाज सूरत हाल सामने है, क्या इसकी कारकर्दगी रही है अब तक गुज़श्ता स्पेशली 5 सालों के दौरान? देखिए जी, ये जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, ये पूरी एक ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है और चीफ जस्टिस साहब हमेशा जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके हेड होते हैं। जब चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब और गिलानी साहब और अब जो मौजूदा हैं, इनके पास तो टाइम ही हमने कभी नहीं देखा कि हो, तो एक तजवीज़ पेश की गई कि इसका वाइस चेयरमैन मुंतखब किया जाए। वो कोई 6-7 सालों से ये मामला था कि वो वाइस चेयरमैन नहीं मुंतखब हो रहा, नहीं हो रहा, तो लिहाजा काम ठप पड़ा हुआ है। वो काम क्या ठप पड़ा हुआ है कि इन्होंने 138 रिपोर्ट्स पेश की। इसका काम है रिपोर्ट पेश करना कि छोटी अदालतों में कौन से मुकदमात का कितनी जल्दी फैसला होना चाहिए, हैजर्ड्स के मुकदमात का कितने फैसला होना चाहिए, और ये भी करती है कि अगर लोगों को, मजदूरों को, टेक्नीशियंस को, कारीगरों को अगर वर्क प्लेस पे जहां पे वो काम कर रहे हैं उनसे कोई मसाइल पेश आ जाए तो उसको भी ये हल करती है। तो वो 138 रिपोर्ट्स में से जनाब 75 पे अब तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ये खुद उसने रिपोर्ट किया है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने। जब ये नहीं किया तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों की शिकायत आनी शुरू हो गई। अदालतों के मुकदमे भी इस यहां पे पेश किए गए कि ये अदालतों के रेफरेंसेस हैं, आप हमें बताएं कि हम ये फैसले किस तरह करें। अदालतों की मदद के लिए इनके पास कोई मवाद नहीं है और ये पिछले कुछ अरसे से 10-12 साल से ये महकमा इस तरह ठप पड़ा है। और ये जब इसकी कमेटी में इसकी आई, कानून की कमेटी में इसकी बातें आई, तो वहां पे सिर्फ एक बात जो सामने आई वो ये है कि ये अदारा किससे मशवरा भी नहीं करता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, स्टोरी बहुत अहमियत का हामिल है, हम इसको कल के प्रोग्राम में दोबारा शामिल कर लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंसाफ के निज़ाम में तखीर, जो सालों तखीर का सामना करना पड़ता है, उस तखीर से बचने के लिए और निज़ाम इंसाफ में मजीद बेहतरी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन कायम किया गया था। इसकी कारकर्दगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, कल होती साहब से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल होगी दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।